गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज दिन का आगाज हम एक सवाल से करते हैं और सवाल ये है कि क्या सब कुछ हम खुद करना चाहते हैं? क्या अपनी अदालत भी हम खुद लगाना चाहते हैं? क्या अपना मुल्क, अपना कल्चर, अपनी ट्रेडिशन हमने हर चीज़ खुद तय करनी है? हमें सही और गलत का फैसला भी खुद करना है। हम सही क्या है, गलत क्या है, ये सब कुछ हम खुद लिखना चाहते हैं। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहां पर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा ही हो रहा है। आए रोज ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं जिसके बाद ये जो बहस है दोबारा जन्म लेती है कि क्या सब कुछ हमने खुद करना है, खुद तय करना है, किसी की जिंदगी का फैसला भी खुद करना है। एग्जैक्टली। और ये आए दिन हम देख रहे होते हैं कोई ना कोई खबर। और जब से 2025 शुरू हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आए दिन ऐसी खबरें आ रही होती हैं कि दिल दहला जाती हैं। और उसके बाद हफ्ता बात होती है, 2 हफ्ता बात होती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। सना यूसुफ का मामला हमने देखा, कितने टाइम तक उस पर बात होती रही, लेकिन आज देखें लोगों को याद तो है वो, लेकिन क्या किसी ने उसके केस पर फॉलोअप लेने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, उसमें क्या प्रोग्रेस है उस केस में, या ऐसे और वाकयात ना हों। ठीक है, सोशल मीडिया का एक हमें फ़ायदा ये ज़रूर है, और मैं इस पे अप्रिशिएट करूँगी उन तमाम लोगों को जो कि ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, एक महज़्ज़ब तरीके से हाईलाइट करते हैं, एक प्राइवेसी को भी मेंटेन रखते हुए, सारे एथिकल उसको देखते हुए वो उसको हाईलाइट करते हैं, सो दैट इन केसेस का पता चल रहा होता है। एक दो रोज़ पहले हमने जो केस देखा और बलूचिस्तान में जो हुआ, हम सब, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है उसके बारे में बात करने के लिए। एंड आई एम श्योर आप लोग भी घर बैठे ये 2 दिन जब से ये खबर ब्रेक हुई है सोशल मीडिया पे, इसने हम सब के दिल किस हद तक दुखा दिए हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो करने वाले हैं उनका दिल कहाँ पे जाता है? क्या उनके पास दिल नहीं है? क्या उनका दिल दुखता नहीं है? किसी की जान कोई कैसे ले सकता है? हम अपनी अदालत खुद क्यों लगा लेते हैं? क्या कोई कानूनी रास्ता नहीं होता? क्या हम कानून पर, अपने मुल्क के कानून पर, क्या हमें भरोसा नहीं है? ये सारे सवालात हैं जो कि दिमाग में उठते हैं और यही सोच रहे होते हैं हम कि आखिर क्या गलत हो रहा है। गलत ये हो रहा है सबीन कि हमने कल्चर को बहुत ऊपर रख दिया है। हर चीज़ से ऊपर हमने अपने उस लोकल एक कल्चर को रख दिया है जो एक सेटअप बना होता है। यानी सादी सी बात इसमें यह है कि हो सकता है कि आप किसी मामले को लेकर आप एक डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, ज़ाहिर दुनिया है, मुल्क है, लोग रहते हैं, सही होता है, गलत होता है, सब कुछ अपनी जगह। पर एट द सेम टाइम क्या मुझे या किसी को भी, किसी ज़ात को यह हक होता है कि आप वहीं बैठे बैठे ये फैसला कर दें कि क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ, और आप उसके बाद फैसला करने का इतलाक भी कर दें। जिस वाक़े का सबीन आपने हवाला दिया और ज़ाहिर जिस तरीके से वीडियो हमारे सामने है, उसमें साफ साफ जब वीडियो शूट हो रहा है तो नज़र आ जाता है कि करने वाले ये समझते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं। इसके अलावा वो क्या समझते हैं कि वो पावरफुल भी हैं। यानी जब आप धड़ल्ले से काम करते हैं, फिर आप उसकी वीडियो भी बनाते हैं, फिर आपको और भी तसल्ली नहीं होती, आप मजीद गोले भी बरसाते हैं किसी की जान लेने के बाद। दैट क्लियरली शोज कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर इंसान ने कोई जानवर बसता है। आई मस्ट से दैट। लेकिन इसके साथ साथ जब ये वाकयात रिपोर्ट होते हैं, हम हमेशा ये सवाल उठाते हैं आखिर कब तक, हम कब ये कहेंगे कि अच्छा वो आखिरी वाकया था, अब कोई ऐसा वाकया नहीं आ रहा। और ये तब होगा जब हम वाकई ये जो जिरगा सिस्टम है ना, इस पर डिटेल से बात भी करेंगे। हम ये जो फॉल्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान है इस पर डिटेल से बात भी करेंगे, कैसे इसको आपने ख़त्म करना है। ये छोटे मोटे फैसले जब लिए दिए जाते हैं ना वहाँ पर, इसको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है कि जिरगा ने इस फैसला किया और मामला ठीक हो गया। वो बेसिकली एक राह हमवार हो रही होती है किसी ऐसे फैसले की जिसकी वजह से किसी की जान चली जाती है। सो इसको कंडेम करना बहुत ज़रूरी है। और एट द सेम टाइम आपने बात की ना कि मुल्क का जो कानून होता है उस पर ट्रस्ट करना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वुमेन की प्रोटेक्शन, अदरवाइज भी जब हम देखते हैं जिस तरह के लॉज पाकिस्तान में मौजूद हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ जगहों पे वीक है। वो जगह है जहाँ पर ट्राइबल सिस्टम है। सो हमें उस पर बात भी करनी है, उस पर काम भी करना है ताकि ऐसे वाकयात दोबारा रिपोर्ट ना एट द हो। सेम टाइम एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये है कि प्लीज़ विक्टिम ब्लेमिंग बंद कर दें, बंद कर दें। फैक्ट्स पे बात किया करें, किसी के किरदार पे बात करना, स्पेशली उसके मरने के बाद उस चीज़ को हाईलाइट करके केस को एक नया रुख देना, ये नहीं होना चाहिए। एक शख्स जो भी करे वो उसका और अल्लाह का मामला है। हम इस वक्त लीगल पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, और वो लीगल अगर आप वो पर्सपेक्टिव देखें तो पर्सपेक्टिव यही है कि वो गलत है, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तो हमें फैक्ट्स पे बात करनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम ऐसे लोगों को
सजाएं दिलवा सकें। ये बड़ा ज़रूरी है कि एक मिसाल सेट हो ताकि इस चीज़ को रोका जा सके, क्योंकि ये कोई एक केस तो नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे केसेस जो हमारे सामने हैं। कल एक और ख़बर जो मैं देख रही थी और उसने मेरा दिल बहुत ज़्यादा अजीब कर दिया। यकीन जाने ये 2 दिन कितने भारी गुजरे मुझ पर और बहुत सारे लोगों पर कि बयान नहीं किए जा सके कि वो कॉलेज की बच्ची, 19 साल की बच्ची जो कि अपने घर जा रही थी और उसको किसी ने रास्ते में मार दिया था। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। एक और खबर जो मैं देख रही थी, वो खबर ये थी कि एक हामला खातून जो कि 6 माह प्रेग्नेंट थी, उसको उसके इन लॉज ने और हस्बैंड ने उस पर इतना तशद्दुद किया कि वो जान की बाजी हार गई। और तशद्दुद करने की, उसको जान से मारने की वजह सिर्फ ये थी कि उसकी बेटी पैदा हो रही थी। सो ये किस किस्म के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, किस किस्म की बातें हमारे सामने आ रही हैं। ये 2-3 केसेस ये तो हाईलाइट हो रहे हैं। सोचें कि ऐसे कौन से केसेस हैं, कितने केसेस पूरे मुल्क में हो रहे हैं, हमारे इस मुल्क में हो रहे हैं जो जिनके बारे में कोई बात भी नहीं करता, जिनकी कोई वीडियो नहीं होती, जिनको कोई हाईलाइट नहीं करना चाहता, ना वो सोशल मीडिया पे आते हैं, ना वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आते हैं। वो केसेस हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहे होते क्योंकि हम उनको छुपाना चाह रहे होते हैं। हम चाहते नहीं नहीं हमारी बच्ची की बदनामी होगी, नहीं नहीं हमारे बच्चे की बदनामी होगी, नहीं नहीं हमें इसको नहीं हाईलाइट करना चाहिए, या कहीं डरा धमका दिया जाता है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने, और मैं परेशान इस बात पे होती हूँ कि जब से 2025 शुरू हुआ है और अभी तक हमने जो जो वाकयात देखे हैं, उसके बाद ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी में हम सब मगन हो जाते हैं। हम क्या इन तमाम चीज़ों को नॉर्मलाइज करने लगे हैं? और जिसको हम कहते हैं ना, अक्सर रिपोर्ट करते हैं जी, ऑनर किलिंग। मिल गया आपको ऑनर वापस? पहले जो 6 लोगों को शायद एक बात मालूम होती है, जो सिर्फ एक क्लोज्ड गैदरिंग में एक चीज़ मालूम होती है, वो पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। सो वेयर इज़ दैट ऑनर? और जिसको आप वापस लाना चाहते थे, डिसऑनर तो आपने लिया, अपने लिए भी, अपने कबीले के लिए भी, अपने इलाके के लिए भी, मुल्क के लिए भी। सो वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट इट कि हमने कैसे इसको फिक्स करना है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को बदलें। रिस्पेक्ट करें अगले की चॉइस, रिस्पेक्ट करें अगले का ओपिनियन। आपको नहीं पसंद, नहीं समझ आया, कंप्लीटली ओके। हर शख्स आज़ाद है अपनी सोच में, अपनी राय में, अपनी कतई ताल्लुक कर लें, कुछ और कर लें। दिस इज डिसेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि आपने जान ही लेनी है, उसके बाद ही आपको सुकून आएगा, उसके बाद ही आपको ऑनर मिल जाएगा। ऑनर इस तरह अगर मिलता होता तो क्या ही बात थी। एनीवेज, इस पे हमने बात भी की है। हम इस पर बात इसलिए भी करते क्योंकि ज़ाहिर है आजकल इस पे 2 दिन से सभी जिस तरह बात सोशल मीडिया पर भी हो रही है, एंड एवरी चैनल इज टॉकिंग अबाउट इट। हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे अपने दीगर मौज़ूआत पर करेंगे बात। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। ऑक्सीजन के बगैर सिमट करना, मैं कहता हूँ कि वही सिमट है, और ऑक्सीजन जो है वो बड़ा इजी चीज़ है। आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं औलिया की सरजमीन मुल्तान। फ़न के कदरदान घटने लगें तो वो फ़न भी मादूम होता चला जाता है। जैसे डेरा इस्माइल खान में मौजूद 500 साल पुराना लेकर वर्क।
उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज जो हमारा पहला मौजू है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग से मुताल्लिक। आप किसी भी शोबे को उठाकर देख लें, वहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मैंने जो चाहिए इस पर से स्ट्रेस किया क्योंकि ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहा। एक जान को बचाना ये तो इम्पॉर्टेंट है, सो है, इसके साथ साथ प्रोडक्शन को बढ़ाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, कुछ फील्ड्स, अगर हम एग्जांपल के तौर पर सभी बात करें, माइनर्स को देख लें, जो कानूनी के शोबे से मुंसलिक होते हैं, वहाँ पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को कितना ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था, जो कि हमने कई ऐसे वाक़यात भी देखे। वहाँ चाहे फिर एक जो कानून है वो काम कर रहा हो या कोई मशीनरी इस्तेमाल कर रहा हो, ज़रा सी गलती, मामूली सी गफलत कैसे कई कीमती जानों के ज़िया का सबब बन जाती है। अब ऐसे में जो हेल्थ एंड सेफ्टी है, नॉट जस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन, अदरवाइज भी हमें हर प्रोफेशन में इसकी ज़रूरत पड़ रही होती है। सो आज इस मौजूद में बात भी करेंगे। मैं जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है वो ट्रेनर भी हैं, कंसल्टेंट भी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के शोबे में आलमी मयार की जो तरबियत है वो फराहम करें। तो आज हम उनसे ज़रा समझेंगे भी कि ये ना करने से क्या होता है और करने से कितने फ़ायदे होते हैं और हम क्यों कर नहीं पा रहे हैं इन पाकिस्तान। वी हैव विद अस अदनान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा सर बताएं कि आप खुद इससे मुंसलिक भी हैं, दैट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, कितने अरसे से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में कितना स्कोप है इसका? सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊं, फ्रॉम अ डेकेड ऑलमोस्ट मैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की डिफरेंट ट्रेनिंग्स पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर स्पेसिफिकली गल्फ़ में मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स डिलीवर कर चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कर रहा हूँ। स्कोप के हवाले से बात की जाए तो ये ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत किसी है भी काम के लिए। लाइक इफ़ वी नीड एयर जिंदा रहने के लिए, तो चीज़ों को, ऑपरेशंस को ठीक तरीके से चलने के लिए हमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी चाहिए। एक बंदा, एक पूरा प्रोजेक्ट है, इट्स $1 मिलियन प्रोजेक्ट, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बंदे की जान है। सही बात है। उस बंदे की जान की अगर हम हिफाजत नहीं कर सकते तो मीन्स कि हमारे सारे पैसे, हमारी सारी एनर्जी, सब कुछ ज़ाया हो गया। पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो ये मेरा बहुत बड़ा दुख है। बेसिकली पाकिस्तान में मैं वापस आया हूँ और हमने अपने यहाँ पे आके ऑपरेशन शुरू किए हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि एक कोर्स है जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से लोग मुतालिक हैं, उन्हें बड़ी आसान से पता चल जाएगा। अब उस कोर्स के पाकिस्तान में सिर्फ 12 इदारे हैं पूरे कोर्स के लिए, जिसमें लाखों लोग एनरोल होते हैं। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 12 इदारे हैं। एंड दैट वाज द, ये मेरे लिए वो चीज़ थी जो मेरे लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थी। एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट, और हम कतर से एक इंस्टीट्यूट उठा के पाकिस्तान में लेके आए ताकि हम इस चीज़ को चला सकें। लेकिन जब आके पाकिस्तान में देखा तो पता चला भाई साहब यहाँ पे कोई भी इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं है, लोग करना ही नहीं चाह रहे। और फिर मैं देखता हूँ कि बलूचिस्तान से लेके केपी तक
कहीं पे भी माइनिंग हो रही है, कहीं पे भी मिनरल्स पे काम हो रहा है। अब वहाँ पे बेसिकली अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे, छोटी सी गलती होगी, फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे, फैटलिटीज़ भी होंगे, लोग इंजर्ड भी होंगे। अगर पूरी दुनिया में हम देखें तो फाइनेंशियल लॉसेस की सिर्फ बात करूं कि हम अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते तो 2024 के जो लॉसेस हैं वो तकरीबन 4% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है। 373 बिलियन डॉलर्स वाज द जीडीपी फॉर 2024 सही। और उसका 4% लगाया तो ये एक बहुत ह्यूज, बहुत मैसिव अमाउंट बनती है। ओके। तकरीबन 3.5 लाख एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं जिसमें 2.7 मिलियन फैटलिटीज़ हैं। इट इज़ अ वेरी बिग रेशो। अच्छा, किन किन लोगों को ये कोर्सेज करने चाहिए, और ये कोर्सेज किसी भी, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हर आम बंदे के लिए ज़रूरी है, तो क्यों ज़रूरी है? आप इसका किस तरीके से इस्तेमाल देखते हैं कि बिकॉज वाकई यहाँ पर इस तरह का रुझान नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दैट। अच्छा, मेरे तो ख्याल में कोई भी बंदा किसी भी प्रोफेशन में है जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसके, तो उसके लिए मैंडेटरी है। सही। इफ़ समवन इज़ इन कंस्ट्रक्शन वर्क, चाहे वो मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहा है, वेदर ही इज़ अ लेबर, वेदर ही इज़ अ सुपरवाइजर, वेदर ही इज़ द एमडी और जीएम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पता होना चाहिए उसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, फॉलो कैसे करना है। लेबर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उसे पता होगा तो वो बंदा अपने आप को बेहतर तरीके से अपने आप को बचा सकेगा और दूसरों को बचा सकेगा। जीएम को क्यों चाहिए? जीएम को अगर नहीं पता होगा तो उसकी इंपॉर्टेंस उसे नहीं पता होगी। उसे इंपॉर्टेंस पता होगी, ही वुड बी अ रोल मॉडल, तो जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो उसे फॉलो कर सकेंगे। तो हर बंदा किसी भी फील्ड से, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद भी इसकी ट्रेनिंग लें सबसे पहले, और देन अपने एम्प्लॉयज को भी इस हवाले से ट्रेन करें। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल ऐसे ही हर है। शख्स, बिकॉज जो आप फिजिकल एक्टिविटी की बात करें वो तो अब हर जगह पर हर ही जगह है ना, पर हर ऐसे ही, फील्ड के बिल्कुल अंदर ऐसे ही। है। सो सबके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबके लिए है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब लेट्स सपोज, एक तो चलें ये ज़रूरी इस लिहाज से है कि हमें अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेनिंग्स लेना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एज अ फील्ड अगर इसको कोई लेकर चलना चाहे, क्या स्कोप है? बिकॉज आप भी इसको एज अ फील्ड, एज अ प्रोफेशन आप लेकर चल रहे हैं। और गैप है ना इस वक्त सोसाइटी में। इट इज, हमारे लिए पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा गैप है। इफ़ यू सी एविएशन इंडस्ट्री, आपको एक पूरा डिपार्टमेंट मिलता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का जो हमारे लोगों को नहीं पता। इफ़ यू सी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा स्कोप है। रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो फूड सेफ्टी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, लेकिन इसके बाकायदा डिग्रीज़ हैं, कोर्सेज हैं, पीएचडी तक बहुत सारे कोर्सेज हैं जो पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा स्कोप, वेरी गुड सैलरीज, बहुत अच्छे पैकेजेस और बहुत रिस्पेक्टेड किस्म की जॉब्स हैं। वो इसलिए पाकिस्तान में नहीं लोग कर रहे ना क्योंकि उन्हें पता है जॉब्स नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान में स्कोप कम है इसका, क्योंकि पाकिस्तान में अंडरस्टैंडिंग उस तरह की नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ अगर किसी प्रोजेक्ट में अनफॉर्चुनेटली कोई एक लेबर, कोई एक मजदूर खुदा न ख्वास्ता कोई इंजरी हो जाती है, कोई मर जाता है, तो हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, जो एक बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन जैसे हमने रियलाइज़ कर लिया कि भाई एक बंदे की जान इंपॉर्टेंट है, तो उस दिन हमारे लिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैंडेटरी हो जाएगी कि हमने हर तरह से फॉलो करना है। कोई भी प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं कंस्ट्रक्शन की सिर्फ बात करूं, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा तो सबसे पहले उसकी रिस्क असेसमेंट्स होंगी। रिस्क असेसमेंट में सारी की सारी चीज़ें होंगी कि इसके अंदर क्या क्या रिस्क्स आ सकते हैं, हमने उन्हें कॉप अप कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो क्या यही वजह है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जब वो बनते हैं तो उसके बाद हमें ये सुनने को मिलता है कि अच्छा इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन तक इतने लोगों की जान गई। सर, वीक रिस्क असेसमेंट्स हमें नहीं पता होता कि, डू यू रिमेंबर बैतुल्ला में एक टावर क्रेन गिरी थी। आई रिमेंबर दैट। कुछ हजाज शहीद हुए थे। 2015 या 16 की बात है। एग्जैक्टली। एक छोटी सी रिस्क असेसमेंट वीक थी, इतने बड़े कोलैप्स का जो इट रिजल्टेड इन, यू नो, इतना कैओस हुआ, इतने मसाइल हुए, एक छोटा सा रिस्क असेसमेंट। और हमारे यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले कोई भी रिस्क असेसमेंट करते भी होंगे। मुझे ये लगता है कि प्रोटोकॉल्स को नहीं देखा जा रहा होता है, हमें ये लग रहा होता है कि हमें शायद बहुत सारी चीज़ें खुद पता हैं। आप राइट फर्म की तरफ या राइट लोगों को दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि
हम सही बंदे को सही जॉब तक नहीं लेके आते, और स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैं जिस इदारे में भी अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, तो हमारी स्पेशलाइज्ड मतलब हम इसमें एक्सेल करते हैं। हम ना सिर्फ ट्रेनिंग्स करवाते हैं बल्कि हम कंसल्टेंसी भी देते हैं ताकि और ट्रेनर्स आ सकें। एग्जैक्टली। और दूसरा, फॉर एग्जांपल, हम आपको रिस्क असेसमेंट्स देते हैं। ठीक है। आप हमें बताते हैं दिस इज द प्रोजेक्ट, हम आपके लिए पूरे रिस्क असेसमेंट बनाते हैं फ्रॉम ए टू जी, प्रोजेक्ट के शुरू से लेकर प्रोजेक्ट के आखिर तक। प्रोजेक्ट के छोटे छोटे बीच में हिस्से हैं, तो उन छोटे छोटे सारे हिस्सों को हम कवर करते हैं ओके। और फिर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो इसी चीज़ को हम लेके पाकिस्तान में आए। आई विश कि हम अगले 2, 4, 5, 10 सालों में कुछ बेहतर चीज़ें कर लें इंशाल्लाह। और अब अगर ज़्यादा इदारे होंगे तो ज़्यादा अच्छा काम भी हो सकेगा। बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही है। ग्लोबल लेवल पे इसका इम्पैक्ट क्या है? यानी जब इसको फॉलो किया जाता है तो कितना इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है उसको, और फॉलो ना करने का कितना नुकसान होता आई है? टोल्ड यू, फॉलो नहीं कर रहे, 4% ऑफ ग्लोबल जीडीपी हम ज़ाया कर रहे हैं। जिस दिन हम फॉलो करना शुरू कर देंगे तो कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स हम सेव कर लेंगे। ना सिर्फ मिलियंस ऑफ डॉलर सेव करेंगे बल्कि अपना टाइम सेव करेंगे, हम लोगों की ज़िंदगियाँ सेव करेंगे। यू नो, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑक्यूपेशनल डिजीज से दुनिया में मरते हैं। कोई एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन उनकी जॉब्स ऐसी हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जो सैंड या सिलिका के साथ काम कर रहा है, वो उसे इनहेल कर रहा है, उसके लंग्स, उसके इंटरनल ऑर्गन्स मुतासिर हो खराब हो रहे हैं। लेकिन अगर छोटी सी चीज़ की जाए, एक सस्ता सा रेस्पिरेटर उसे दे दिया जाए, उसे सिखा दिया जाए कि जब आपने साइट पे जाना है तो आपने रेस्पिरेटर यूज़ करना है, आपने ऐसे यूज़ करना है, आपने इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, हम उसकी और ज़िंदगी ज़ाहिर है बचा वो सकते हैं। हर जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। Exactly. उसमें आपकी सेफ्टी डिफरेंट हो सकती है। डज दैट मीन कि कोर्सेज भी डिफरेंट होते हैं? ऑब्वियसली। कितनी तरह के कोर्सेज होते हैं? अच्छा, कोर्सेज 2 दिन से लेके, फॉर एग्जांपल, हम सिर्फ ये देखते हैं कि H2S का एक कोर्स है, छोटा सा एक कोर्स है, 2 घंटे की ट्रेनिंग है, उससे लेके 6 हफ्ते तक कॉमनली कोर्सेज होते हैं। और अगर कोई उसमें डिग्रीज में आना चाहता है तो डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं, ग्रेजुएशन, मास्टर्स एंड PhD तक इसमें प्रोग्राम्स हैं और लोग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और लोग कर नहीं, रहे हैं। वो जो सवाल मैंने रखा कि जो काम कर रहे हैं, आपने खुद भी कहा जो फिजिकल काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर भी फिजिकल काम हो रहा होता है, उसमें कितने टाइप ऑफ कोर्सेज हैं? क्योंकि ज़ाहिर है किसी ने अगर PhD करनी है वो तो तब करेगा जब उसने Sir, उसको किसी को सिखाना है। बट Okay. मैं बात ये कर रहा हूँ जिसने खुद सीखना है अपने जॉब की सेफ्टी के प्रोटोकॉल को मैं आपको मद्देनजर बता रहा रखते हूँ, हुए। इसमें मल्टीपल है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा किसी ऑयल रिग पे काम कर रहा है, तो उसके लिए कुछ डिफरेंट कोर्सेज हैं, ठीक है। वो करता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। दर्जनों के हिसाब से कोर्सेज हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब लोग वो कोर्सेज एक्सपेंसिव भी करते है? हैं। हमें लगता है, ओके, एवरेज क्या है हमें किसी लगता कोर्स क्यों में? है? हमें लगता है हमें लगता क्यों है? क्योंकि हमारे लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट हाँ, हम सेव कर सकते हैं। Okay. अच्छी ट्रेनिंग से हम टाइम सेव कर सकते हैं, हम लोगों की ज़िंदगियाँ सेव कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों से ज़्यादा किसी कोर्स की कॉस्ट नहीं हो सकती। अगर मैं Absolutely. 2,000 रुपये या 3,000 रुपये या 5,000 रुपये या 10,000 रुपये या 1 लाख रुपये मैं लगा रहा हूँ और मैं इतना टाइम आपका टाइम लोगों बच की रहा है, जान- आपका प्रोजेक्ट बेहतर तौर पर डिलीवर हो रहा है। एग्जैक्टली सबसे इम्पोर्टेंट, कोई जान जाया नहीं हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है Okay. सबसे बंदे के लिए अरेंजमेंट्स करना, उसको एक Respect सेफ्टी देना। प्रोवाइड करना, रिस्पेक्ट देना, उनकी फैमिली को इवन पैम्पर करना। सो दिस इज द प्लस थिंग आई वुड से अबाउट KPK। ओके। हाँ, KPK का ट्रैवल, KPK की खूबसूरती, KPK का कल्चर। हालांकि मैं पंजाबी हूँ बट मुझे बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर पूरे पाकिस्तान के लिए ऐसे है जी, घूमने फिरने की जब बात हो जी, नॉर्थ माउंटेन्स Exactly. कॉलिंग, ट्रैवल टू नॉर्थ, ये बड़ा Exactly. जरूरी हो जाता है। तो उसमें Exactly. KP भी है, उसमें कश्मीर भी है, उसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी है। लेकिन आज के टाइम में हम जरा कहेंगे प्लीज बी विजिलेंट। जो सिचुएशन ऐसी है, कहीं पे फ्लैश फ्लड्स हैं, कहीं पे लैंड स्लाइडिंग है, हाँ, कहीं पे सिचुएशन ऐसी exactly. है, सो उस वक्त आपने ट्रैवल नहीं करना। ये ना हो कि आपने मारूफ की रील देखी, आपने फौरन से कहा लेट्स गो, डोंट डू दैट। पहले चेक करेंगे हो सकता रास्ता है clear मारूफ है ने या 5 नहीं है। महीने पहले ट्रेवल किया और अपलोड आज और किया। वो सारी दुआएं मारूफ को आए बाद में। जी, तो मारूफ जैसे कंटेंट क्रिएटर्स की रील्स देखें जरूर, लेकिन अपना ट्रैवल प्लान इसके हिसाब से करेंगे मौसम इजाजत हाँ। दे रहा है या नहीं दे रहा। खानों के बारे में वीडियोस भी बहुत बनाती हैं आप। हाँ, और इसीलिए ना हम अपडेटेड कंटेंट बनाते हैं, डेली बेसिस पे बनाते हैं। ये ना कोई पुरानी रील देके चल पड़े, आज क्या हो रहा है और आज की क्या सिचुएशन है और आज क्या कहाँ पे बेस्ट है। तो अच्छा, खानों की आपका भी ज्यादा बनाती फोकस होता है कि बिल्कुल कंटेम्प्रेरी काम। एग्जैक्टली। आप डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे होता है, क्योंकि यू नो कि जो सीट पे है, जो नजर आ रहा है, उसी की ज्यादा वैल्यू होती है। कभी ऐसे होता है बड़े प्लानिंग के साथ आप एक जगह पहुंचते हैं,
कि आपने रील बनानी है, बनाते भी हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था। हाँ, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिन पे आप जितना ज्यादा प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं, आपको वो रिस्पॉन्स नहीं आता, वो व्यूज नहीं आते। Okay. आप लाखों का बजट लगा देते हैं, आप फोटोग्राफर को दे देते हैं, आप जो है वो एडिटर को पे कर रहे हैं, असिस्टेंट एंड दीज ऑल थिंग्स यू आर डूइंग, बट आपको वो व्यूज नहीं आ रहे। लेकिन सिंपली एक कंटेंट क्रिएटर की जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि हम ज्यादा एक्सपेंसेस की तरफ नहीं जा रहे होते। आईफोन जो है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आप उसी से रिकॉर्ड करते हैं, अपने फोन में एडिट करते हैं, आप कोई वो बहुत बड़े सॉफ्टवेयर को एडिट करना नहीं सीखते, और आप अपनी सिंपल फोन की वीडियो से वायरल चले जाते हैं। जैसे वो एक्ट्रेस आपको याद है, शी इज बिगेस्ट एक्ट्रेस नाउ, पार्टी हो रही है, यस, वो एक सिंपल, मेरे ख्याल से वो उस वक्त एक कैरी डबल लेके गए हुए थे आउटिंग के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। और उन्होंने सिंपल से एक फोन से वीडियो बनाई। अब आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पे है। तो एक हाँ। छोटी सी वीडियो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा कहाँ सकती और है। पहुँचा अच्छा देती है। अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें, ये भी हाँ। अच्छी बात है। भी हम इनकरेज करेंगे कि ठीक है एंटरटेनमेंट का फैक्टर हो, लेकिन कुछ मीनिंगफुल भी हो। क्वालिटी हो, कुछ हाँ। अच्छा कंटेंट हो कि आपको यंगस्टर्स देख रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, जब तो वो आपको फॉलो कर रहे हैं, वो आपसे कुछ ना कुछ सीख रहे हो। Exactly. मारुख, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन Thank करने के you. लिए, जबरदस्त आप काम कर रही हैं और अच्छा अच्छा काम आप करती रहें। Thank you. मोर पावर टू यू। नाज़रीन, Thank हम you. बढ़ेंगे एक ब्रेक की Thank जानिब, स्टे विद अस। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। चाशनी बनाई थी गुड़ की, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। वाओ, जबरदस्त। आज आपके किचन में जो बन रहा है वो सब देसी होगा। गार्लिक राइस ओके, और कस्टर्ड दाल। कबाब डाल दिए, ठीक है। उसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी, स्टीम होगी इसके अंदर, जो इसका जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। ज़्यादातर खाना मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ कि बच्चे जो खाएंगे वो बड़े भी खा लेते हैं। जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने। खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि कुछ जरूर कुछ अच्छा बन पक रहा है आज रहा है। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने। लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए? इसके कबाब बना लिए। कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं। लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना मजे का खाना वो होगा। आज हम बना रहे हैं फ्राइड मोमोज। स्टीम ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। खाना अच्छा नहीं पकाना आता तो आपका सारा काम बेकार हो जाता है। तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज़्ज़त, सिर्फ और सिर्फ PTV होम पर। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। रात गए, पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें। साज की लय में लिपटे महकते गीत। रातें भीगी हों, उदास हों या जवान हों, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं। बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे इस तिलिस्म होशरुबा में रात गए।
महफूज के खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। कसम उस वक्त की मार्का हक यौम आजादी पर पीटीवी के ज़ेरे तमाम मिली नगमों का मुकाबला 14 अगस्त को 14 लाख रुपए नग जीतने का शानदार मौका। अगर आपके नगमों में मार्का हक का जोश और आजादी की महक है तो अपने बेहतरीन मिली नगमों के वीडियोस 5 अगस्त तक हमें भेजें। मुंतखब मिली नगमे 1 अगस्त से 14 अगस्त तक पीटीवी पर नशर किए जाएंगे। वतन से अपनी मोहब्बत के गीत भेजने के लिए पीटीवी की वेबसाइट ptv.com.pk विजिट करें, सॉन्ग कंपटीशन पर क्लिक करें और फॉर्म पुर करके अपने मिली नगमे का गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक सबमिट करें या पीटीवी की वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए अपने गाने का लिंक भेज दें। पहले 3 बेहतरीन नगमों का ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए और तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। याद रखें, वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद और बात करते हैं रोबोटिक्स की। रोबोटिक्स में कैसे पाकिस्तान के नौजवान नाम बना रहे हैं। इट इज़ वेरी इंकरेजिंग फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल जो कि इसमें नाम बनाना चाहते हैं। तो आज तो ऐसे नौजवानों ने हमें ज्वाइन किया जिन्होंने कई मुकाबले अपने नाम किए हैं। कई मुकाबलों में हमने उनको खुद देखा है जैसे वो पार्टिसिपेट करते हैं। एक में तो हम दोनों इकट्ठे भी गए थे, आपको याद होगा, रोबोट्स को लड़ा रहे थे आपस में। हाँ तो ठीक है, खुद इंसान नहीं लड़ते लड़ते ना। ठीक है, तो उन्होंने कहा रोबोट्स को लड़ा देते हैं, सारी फ्रस्ट्रेशन रोबोट्स पे निकालते हैं। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्या ज़बरदस्त हमने वहाँ पे टैलेंट देखा था और अभी वो टैलेंट किस तरह से इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है रोबोटिक्स की फील्ड की। अगर बात की जाए उसमें रिसेंटली एक इवेंट हुआ है जी अफ्रीका में, तुनिसिया में और जहाँ पर क्या नाम है जी कंपनी का, कंपनी छोड़े टीम की बात करें, मेगाबाइट टीम है। मेगाबाइट टीम है। इनके जो रिपोर्ट्स हैं वो 2.0 भी हैं, 3.0 भी हैं। हम पूछेंगे कौन सा रिपोर्ट लेकर गए थे ये और उस रिपोर्ट की क्या खासियत है, इस पर भी बात करेंगे। 2022 में उन्होंने टीम बनाई थी और उसके बाद से मुतादिद मुकाबलों में ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं, बल्कि नुमाया रहते हैं। और अगर हम कहें कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉम्बैट रोबोटिक्स टीम है तो पाकिस्तान में दे आर द ओनली वन जो कि इस लेवल तक माशाल्लाह पहुंचे हैं। लास्ट ईयर कौमी चैंपियन बन गए थे और अभी जिस तरह सभी ने कहा कि तुनीसिया में इंटरनेशनल चैंपियन बन के वापस आए, तो आपकी मुलाकात कराएंगे। इस वक्त 2 टीम मेंबर साथ मौजूद है, एक टीम लीडर है और एक टीम मेंबर है उज़ैर अहमद। ही इज द टीम लीडर फॉर दैट मेगाबाइट टीम और हमजा चुकाई साथ है। हम दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर, अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। उज़ैर आपसे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बताएं कि आप जो तुनीसिया गए कौन सा रोबोट लेकर गए थे? वही जो पहले भी काफी मार्क उठाई कर चुका है? बिल्कुल वही रोबोट है, उसका अपडेटेड वर्जन हम अपने साथ लेके गए थे। उसके अंदर हमने कुछ चेंजिंग्स की थी जिसको हमने नाम दिया अपना मेगाबाइट 3.0। ओके। और उसको हम लेके गए थे जिसमें पहले वो 2.0 था। पहले 2.0 था, फिर उसके अंदर हमने मोटर्स को नई मोटर्स लगाई और उसको 3.0 बना के हम तुनीसिया लेके गए थे अपने साथ। और थोड़ा सा बताएं कि उस इवेंट में कितने मुल्कों की पार्टिसिपेशन थी, कितने और रोबोट्स थे, कैसा रहा ओवरऑल इवेंट? उस इवेंट में हमारे पास तकरीबन 16 प्लस रोबोट्स थे जिसमें अल्जीरिया से रोबोट्स थे, मोरक्को से थे एंड एशिया से, बल्कि पाकिस्तान और एशिया से सिर्फ एक हमारा रोबोट था जो अफ्रीका में कम्पीट करने गया था। पूरे एशिया से एक रोबोट गया था। अच्छा, ये क्यों रुझान नहीं है इतना ज़्यादा, या इस लेवल तक कम्पीट नहीं कोई कर पाता, कोई ऐसा रोबोट ही नहीं बना सका? पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं है इस चीज़ का। अब तो काफ़ी ज़्यादा है वैसे, हमने भी देखा। और इन रिसेंट ईयर्स 2022 के बाद लोगों ने रोबोट्स बनाना शुरू किए हैं। जिस तरह मतलब पहले रोबोट्स थे बट उनके इतने लोगों को पता नहीं था कि इस तरह की भी कोई चीज़ है। हमने बनाया, हमने उसको सोशल मीडिया की तरफ लेके आए, स्टूडेंट्स को बताया कि ये चीज़ है, आप इसको इनकरेज किया उनको। और उसमें तब अब जो है काफ़ी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो रोबोट्स बना रहे हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा हमजा आप बताएं अपनी जर्नी, इस टीम के साथ आपकी जर्नी, आपकी कंट्रीब्यूशन और यहाँ तक पहुँचना। असल में हम दोनों वैसे इंजीनियर्स हैं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर और उज़ैर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर।
तो हम सेम यूनिवर्सिटी में थे, सेम बैच था हमारा, तो हम लोग पहले इन इवेंट्स में जाते थे, इस टाइप के इवेंट्स में, और हम लोग खाली देखते थे। तो एक दिन हमने प्लान किया कि यार हम खुद इंजीनियर्स हैं तो हम खुद क्यों ना ये बनाएं। तो मैंने सबसे पहले उज़ैर से बात की कि हमें इस तरह का कुछ करना चाहिए। तो करते करते हमारी 4-5 लोगों की टीम बन गई और फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया। और टू बी ऑनेस्ट, जो हमारा सबसे पहला वेरिएंट था, जो सबसे पहला इवेंट था, वो कम्प्लीटली एक फेलियर था। तो उससे फिर हम लोगों ने ग्रो किया, सीखा उससे। उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट वेरिएंट बनाया, फिर नेक्स्ट वेरिएंट बनाया, और टुडे वी कैन प्राउडली से कि वी आर द ओनली वन जो कि एक इंटरनेशनल इवेंट में गए। और भी बहुत सी टीम्स हैं पाकिस्तान में जो कि जाना चाहते हैं इवेंट, और इंटरनेशनली जाके कम्पीट करना चाहते हैं, बट वी वर द लकी वंस कि हम लोगों को स्पॉन्सरशिप मिल गई थी OGDCL की इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आई कैन सी दैट प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम। या एग्जैक्टली, राना मशहूद साहब ने काफ़ी हेल्प किया था इसमें हमारी, तो उनकी वजह से ही OGDCL ने फिर स्पॉन्सरशिप दी थी हमें। बिकॉज इस तरह के इवेंट में जाना, एक उसके लिए आपको एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा चाहिए, बजट काफ़ी इस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है। लेकिन वी सो हैप्पी कि किस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करी, क्योंकि अमूमन लोग आते हैं और कहते हैं अच्छा जी हमें सपोर्ट नहीं मिलती, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता, बट प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर किस तरह से मिल के हमारे यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं, उनके टैलेंट को आगे लेके जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी बड़ी अच्छी बात है, और इस तरह की खबरें शेयर भी करनी चाहिए। टीम कैसे बनी आप लोगों की? कितने लोगों की टीम है? अभी इस वाले इवेंट में कितने लोग गए आप लोगों के साथ? अच्छा, टीम हम लोगों की इस तरह से बनी कि मैं और उज़ैर हम एक बैच से थे, और मेरा ये मतलब आइडिया था, तो मैंने उज़ैर से बात की, तो हम दोनों थे, और हमारे साथ एक टीम में और एक मतलब कि बॉय था, उसको हम लोगों ने कहा कि हम लोग ये करना चाह रहे हैं, वो भी इंटरेस्टेड था। तो हम 3 बंदों ने अपनी एक टीम बना ली, और हम लोगों ने कहा कि हम जो नेक्स्ट इवेंट आ रहा है उसके लिए हम लोग एक रोबोट बनाएंगे। ठीक है। बट कुछ चीज़ें थी उसमें हम लोग लैग कर रहे थे, मतलब कि हमें मैकेनिकल में तो हम लोग ओके थे, हम लोगों को पता था, क्योंकि मैं खुद भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बट हम लोगों को कुछ चीज़ें थी इलेक्ट्रिकल वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह, इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोगों के पास हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं थी उसमें। तो हमें पता लगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में 2 बॉयज़ और भी हैं जो कि इसी तरह का रोबोट बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये कैसे पता चला? ये हमें ऐसे पता लगा कि जो अपकमिंग इवेंट आ रहा था, हम लोगों ने उसके प्रेसिडेंट से बात की, जो हेड कर रहा था इस इवेंट को, कि हम लोग ये बनाना चाह रहे हैं, बट हम लोग डेफिनेटली भी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें कुछ आइडिया नहीं है इतना, तो अगर आपको कोई आइडिया वगैरह है तो आप हमें थोड़ा गाइड करो। उसने कहा कि हम मेरे जो एक क्लास फेलो हैं, तो वो भी इस तरह का ही, उनका भी इसी तरह का आइडिया, वो भी बनाना चाह रहे हैं, तो आप उनसे बात करें। हमने उनसे बात की। उनसे जब मैंने बात की तो उन लोगों ने, उनसे फिर हमारी डील ये फाइनल हुई कि आप उन चीज़ों में हमें हेल्प करेंगे जिनमें हम लैग कर रहे हैं, और हम आपको मैकेनिकल वगैरह हैं जिसमें आपको हेल्प चाहिए उसमें करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जो अलग अलग बना रहे हैं, ऐसा क्यों ना करें कि मिलके एक ही बनाएं और उसी को बहुत अच्छा बनाएं। ज़बरदस्त। तो इस तरह से फिर हमारी टीम बनी, और अभी करेंटली हमारी 5 बंदों की टीम है। वही जो इनिशियल बन गई थी 5 लोगों की टीम। जी एग्जैक्टली। ऑलराइट। पहला जो फेलियर आपने कहा उज़ैर, जी, उसकी वजह से किसी घर वाले ने, किसी सीनियर ने, किसी टीचर ने ये नहीं कहा छोड़ो ये काम? नहीं, इसमें हमें घर वालों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, स्पेशली हमारे पेरेंट्स की तरफ से। हमजा को भी, मुझे भी, पहला हमारा फेलियर हुआ और उन्होंने हमें कहा कि इसको फेलियर एक्सेप्ट करने के बजाय इसको चैलेंज लो और एक नई चीज़ बनाओ दोबारा। वेरी नाइस। और उसको हमने बनाया। फिर हम पेशावर में हमारा इवेंट था YRT, उस पर हम उसको लेके गए और रनर अप आए पहले इवेंट में कम्पीट करने के बाद। तो फिर वहाँ से हमारा 22 में ये सफ़र शुरू हुआ, और YRT, सॉफ्टेक, नेस्कॉन, ऑल ओवर द पाकिस्तान ये इवेंट्स होते हैं, इन सब में हम रनर अप आते गए। एंड फिर हमने कहा यार रनर अप तक आ रहे हैं, फर्स्ट क्यों नहीं आ रहे, विनर क्यों नहीं बन रहे हम। तो मोटर्स को हमने चेंज किया, इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज किया, अपने रोबोट के अंदर डिज़ाइन चेंज किया। जब डिज़ाइन चेंज किया तो उसके बाद फिर हम विनर आना शुरू हुए। 2023 के अंदर हम ऑल ओवर जितने इवेंट्स थे, तकरीबन 5 to 6 मेजर इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, उन सब को हम विनर डिक्लेयर किया। एंड व्हाट डू यू थिंक, उस रोबोट की खासियत क्या है कि उसको अब कोई कम्पीट नहीं कर पा रहा? ये 2 चीज़ों पे बेस करता है। एक मैकेनिकल डिज़ाइन उसका, वो इतना रिजिड होना चाहिए कि जितना मर्जी उस पर इम्पैक्ट आए वो उसको सस्टेन कर सके। हमारा मैकेनिकल डिज़ाइन इसमें बहुत अच्छा हमजा ने डिज़ाइन किया उसको। आई थिंक वो ऐसा ही है ना, मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत चपटा सा है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल चपटा सा है, वो ऐसे मारता है ना अगले रोबोट को, अगला रोबोट कहते हैं मैं जाऊं किधर। Oh my God, you still remember that? Yes, आप चेक करें भाई की मेमोरी। जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल वही रोबोट है, और
उस टाइम उसके अंदर मोटर्स हमने दूसरी लगाई हुई थी, इस बार हमने चाइना से मोटर्स इंपोर्ट की हैं, BLDC मोटर्स, और इस बार हम वो लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इस टाइम टॉप ऑफ द लाइन पाकिस्तान का वो रोबोट बना हुआ है। अच्छा, आप देखें आपने इंपोर्ट किया है मोटर, जो आप बात करें तो रोबोट बनाना भी इटसेल्फ कितना, ये भी तो बहुत एक्सपेंसिव है। बिल्कुल, इस पे काफ़ी एक्सपेंस आता है, तभी मोस्टली स्टूडेंट्स बनाते हैं। फर्स्ट टाइम तक तो वो लेके आते हैं, बट क्योंकि अब ये कॉम्बैट होती है, रोबोट्स टूटते भी हैं, दोबारा बनाने पड़ते हैं, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो डिसार्ट होकर कहते हैं कि नहीं यार टूट गया, अब हमने इसको नहीं करना। तो हम स्टूडेंट्स को इसी बात पे इनकरेज करते हैं कि नहीं यार, अगर टूट गया तो खैर है, दोबारा बनाओ, आप लोग भी इसको आगे लेके चलोगे। वेरी ट्रू। अच्छा, और इसमें अब आप मुझे बताएं हमजा कि रुझान, जैसे सभी ने भी कहा ना कि रुझान अब हम देख रहे हैं, बिकॉज इवेंट्स भी हम देखते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आते हैं, अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले कर रहे होते हैं, रुझान कितना तेज़ी से इसका बन रहा है, प्लस इसका इन एक्चुअल फ़ायदा क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम इवेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस कि आप इंटरनेशनल जाते हैं, इन एक्चुअल ह्यूमन काइंड को क्या फ़ायदा होता है रोबोट्स का? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आजकल मतलब अभी कल रिसेंटली ही मुझसे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हम लोग बनाना चाह रहे हैं, तो आप हमें गाइड करें। तो अगर इसकी बात की जाए कि इसका ट्रेंड कितना ज़्यादा आ रहा है, तो ट्रेंड तो अब बहुत ऊपर इसका जा रहा है, क्योंकि जो ये असल में एक शो होता है जो कि बैटल बोट्स के नाम से, जो कि आई थिंक डिस्कवरी या HBO किसी चैनल पे लाइव चलता है वो शो, और वो USA का शो है, और उस शो की बहुत ज़्यादा मतलब फ़ैन फॉलोइंग होती है USA में, लाइक मिलियंस में लोग उसको फॉलो करते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा टीम्स होती हैं, प्रॉपर टीम्स होती हैं, और हर टीम के प्रॉपर अपने फैंस होते हैं, तो वो उधर आके मतलब वो एक प्रॉपर स्पोर्ट्स की तरह इवेंट होता है। तो डेफिनेटली उसको देख के लोग अब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं और बनाना चाह रहे हैं, तो ट्रेंड तो इसका टाइम के साथ साथ थोड़ा ऊपर आ रहा है। और अगर फ़ायदे की बात की जाए तो ये एक एज अ हॉबी है, मतलब कि आप एज अ हॉबी कर सकते हैं, और डेफिनेटली जब आप एक पूरा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल खुद बनाएंगे, खुद डिज़ाइन करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो उसमें काफ़ी लर्निंग है और काफ़ी प्रैक्टिकल वर्क है, तो इसे उस हिसाब से लर्निंग काफ़ी होती है। सारी बात अपनी जगह, पैसे कैसे आएंगे? पैसे डेफिनेटली आपको स्टार्ट में तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। वो तो कर लिया, अम्मा ने कर लिया, यहाँ तक तो कर दिया है। हाँ, उसके बाद फिर कैसे करें? फिर स्पॉन्सर्स, फिर आप लोग स्पॉन्सरशिप्स की तरफ जाएं, क्योंकि मिल जाते हैं, ये भी थोड़ा सा हम एनकरेज करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को। तो ये बताएं कि किस तरह से पिच किया जाए आप जब कोई स्पॉन्सर लेना चाह रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से या चाहे प्राइवेट से? पाकिस्तान में लोग जो है ना वो मतलब ख्याली प्लाव बनाते हैं, लेकिन अप्रोच नहीं करते लोगों को। तो एक दफ़ा मतलब वो अप्रोच करना चाहें, एक दफ़ा जाके अप्रोच करें, जैसे कंपनीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो डेफिनेटली देखें कि हम लोग हमारी कैटेगरी क्या है, इस कैटेगरी में किस टाइप की कंपनीज हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं, उन्हीं को पिच करें। डेफिनेटली वो अगर मतलब हम जैसे एक कॉम्बैट रोबोट टीम है और हम किसी TV चैनल को जाके तो नहीं करेंगे, हम किसी टेक्निकल टेक कंपनी को ही जाके करेंगे, तो वो इस तरह से उनको करें। फिर एक अपना प्रॉपर प्रपोजल बनाएं जो कि अट्रैक्टिव, वो आजकल ChatGPT AI का दौर है, सब कुछ वहाँ से बन जाता है, तो वो जितना अट्रैक्टिव बनाएंगे उतना उनको फ़ायदा होगा। तो आप भी AI को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उधर अपने किसी प्रोजेक्ट में? बिल्कुल, हमारे इनके अलावा और रोबोट्स हैं जिसमें AI बेस्ड हर्बिसाइड डिटेक्शन एंड रिमूवल रोबोट्स हैं एंड आर्म रोबोट्स हैं। उसके अंदर हम AI को भी लेके आ रहे हैं, उसके अंदर हम नेक्स्ट जनरेशंस को आगे लेके चल रहे हैं उन रोबोट्स की भी। इस टाइम वो मार्केट को ट्रेंड भी कर रही हैं। तो साइड बाय साइड हम इन प्रोजेक्ट्स को भी अपने साथ लेके चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम कॉम्बैट रोबोटिक्स, हम जो टेक्निकल साइड के रोबोट्स हैं उनको भी लेके चल रहे हैं। यानी अभी आप जो ये रोबोट जो कि इंटरनेशनल मुकाबले में, इसको तो आप 2.0 से 3.0 पता नहीं कहाँ तक लेकर जाएंगे, कितनी हो तक लेकर जाएंगे, इसको तो आप साथ साथ अपडेट करेंगे, लेकिन जो AI को आपने इनकॉर्पोरेट किया उसका वैसे कितना फ़ायदा आपको नज़र आता है? क्योंकि मुझे याद है कुछ साल पहले हमने खबर बड़ी मुल्तान के एक रेस्टोरेंट की देखी जी कि एक रोबोट है, वो वेटर बन चुका है, वही सर्व कर रहा है, वही ऑर्डर ले रहा है। ऐसी बहुत सी खबरें आती रही हैं। सो मेरा सवाल करने का मकसद ये कि इन एक्चुअल ऑन ग्राउंड हमें जो फ़ायदा रोबोट्स का हो कि मेरे पास भी एक रोबोट हो जो कि मेरे घर का सारा काम कर दे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये चीज़ है अब, क्योंकि आगे जितने भी ट्रेंड्स हैं उसमें AI सबसे हर चीज़ में यूज़ हो रही है हमारे साथ AI। तो अभी ऑलरेडी बल्कि इस तरह के रोबोट्स चाइना और जापान बना चुका है, जो कि बल्कि चाइना में तो एज अ वेटर्स यूज़ हो रहे हैं रोबोट। जैसे मुल्तान की आपने बात की है, मैं उस दिन भी चेक कर रहा था, सिक्योरिटी में रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं AI बेस्ड। हमने मक्का में देखे, हरम में सफाई के लिए भी देखा है, हमने लोगों को गाइड करने वाला भी देखा है। तो ये रोबोट सारे हैं जो AI को इन्वॉल्व कर रहे हैं और चीज़ टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि AI एक इस तरह की चीज़ है जो सेल्फ डेवलप करती है अपने आप को, तो वो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करती है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें रोबोट्स को अपडेट करना पड़ता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसको हम लेके चलते हैं अपने साथ। अब तो फुल टाइम यही काम कर रहे होंगे? बस लगे हुए हैं इसी काम में फुल टाइम। ओके, मतलब मेरा फिर सवाल वही है कि अपडेट करना
फुल टाइम देखिए स्पॉन्सर भी ढूंढ रहे हैं, आप उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, आप उसमें यू लर्निंग एज वेल कि अच्छा कहाँ से क्या चीज़ आपने इंपोर्ट करनी है, किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है, आगे बढ़ना है, इवेंट्स कंपटीशन एंड एवरीथिंग, लेकिन एट द एंड वो कोई कंपनी बनाना या वो उस तरफ भी सोचते हैं? फुल टाइम से मुराद ये कि हम लोग डेफिनेटली जो अपनी एक जॉब है वो जॉब तो कर रहे हैं ना, कर ही रहे हैं, कमा रहे हैं, वो पैसा इसमें लगा रहे हैं। क्योंकि ये इवेंट्स इस तरह से होते हैं कि ये सारा साल तो चलते नहीं रहते, ये तो Yes. 2-3 महीने बाद वैसे event रोबोट आते तो हैं। बन चुके हैं ना, अब तो आप हल्का हाँ। फुल्का अपडेट करना होगा हाँ, ना। बिल्कुल। वो तो एज अ हॉबी के तौर पर आप थोड़ा टाइम निकाल ही लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वो जैसे होंडा करता है ना, एक स्टिकर चेंज करके तो नया मॉडल बना अच्छा मुझे ये बताएं कि बाकी रोबोट्स के नाम क्या रखे हैं? इसका तो 2.0 3.0 रखा ही हुआ है। इसके अलावा हम लोगों के जो रोबोट्स के अलावा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और भी। रोबोट्स के अलावा भी वो हाँ, क्या है? उनके बारे में एक हेर्बिसाइड वो भी रोबोट्स ही हैं, लेकिन उनके मतलब इस तरह जिस तरह मेगाबाइट नाम है इस तरह का नाम नहीं है, वो टेक्निकल साइड के रोबोट्स हैं, जिस तरह एआई बेस्ड हर्बिसाइड डिटेक्शन एंड रिमूवल रोबोट हो गया, अच्छा, एंड एआई बेस्ड आर्म रोबोटिक्स है। अब वो एक पोर्टेबल आर्म है जिसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, मूव करा के हम किसी भी चीज़ का उसके आगे सीजर लगा सकते हैं, उसके आगे हम कैमरा लगा सकते हैं, तो वो डिफरेंट चीज़ों में यूज़ हो जाती है वो वाला रोबोट हमारा। चलें जी, मुझे तो लगता है कि अब हम जब दोबारा बुलाएंगे कोई एक नया कारनामा इंशाल्लाह किसी दिन आए ना, अपने को रोबोट साथ लेकर आए। वैसे आपको रोबोट साथ लेके आना चाहिए। सबीन और रोबोट की फाइट कराएंगे, मेरी और उसकी फाइट हो जाती है। सबीन को लोहे का है, आपका रोबोट पता नहीं घर जा पाता है ना घर जा पाता है, ये नहीं जा पाएगी, ये हमें पता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बट बड़ी खुशी होती है यंगस्टर्स जब आगे बढ़े, स्पेशली जिस तरह आप लोगों की टीम है, और फिर नेशनल लेवल पे तो आप कंपटीशन कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली और इंटरनेशनल लेवल पे भी आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें, एंड देन ऑब्वियसली सपोर्ट जहाँ से भी मिल रही है, वो गवर्नमेंट से मिल रही है, वो प्राइवेट से मिल रही है, बहुत ज़रूरी है जी हमारे यंगस्टर्स को सपोर्ट करें सो दैट वो अपना टैलेंट शोकेस कर सकें इंटरनेशनल लेवल पे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। कसम उस वक्त की मार्का हक यौम आजादी पर पीटीवी के ज़ेरे तमाम मिली नगमों का मुकाबला। 14 अगस्त को 14 लाख रुपए नग जीतने का शानदार मौका। अगर आपके नगमों में मार्का हक का जोश और आजादी की महक है तो अपने बेहतरीन मिली नगमों के वीडियोस 5 अगस्त तक हमें भेजें। मुंतखब मिली नगमे 1 अगस्त से 14 अगस्त तक पीटीवी पर नशर किए जाएंगे। वतन से अपनी मोहब्बत के गीत भेजने के लिए पीटीवी की वेबसाइट ptv.com.pk विजिट करें, सॉन्ग कंपटीशन पर क्लिक करें और फॉर्म पुर करके अपने मिली नगमे का गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक सबमिट करें, या पीटीवी की वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए अपने गाने का लिंक भेज दें। पहले 3 बेहतरीन नगमों का ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए और तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। याद रखें, वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। गूंजती गरजती बरसती छम वाटरफॉल। जब सर्दियां अरूज पे होती हैं दिसंबर और जनवरी में, यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है।
वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज हमारी मेहमान है एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामा राइटर, डायरेक्टर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर। और क्या ज़बरदस्त इनका काम है। बहुत सारे जो इनके ड्रामाज हैं, जो इनके स्क्रिप्ट्स हैं, जो इनका काम है, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पज़राए हासिल कर चुका है। और अब जो है वो एक अपना इदारा भी चला रही हैं, जिससे जो स्टेज ड्रामे हैं, जो कि आर्ट है, वो उसको ज़िंदा रखे हुए, उसको प्रमोट करिए। 1996 में जो है वो इन्होंने पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में बतौर अदाकार इन्होंने कदम रखा। और इसके अलावा जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करी होते हैं कि उन्होंने किस तरह से आगे बढ़ना है। एंड स्पेशली ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है कि आर्ट को कैसे ज़िंदा रखा हुआ है, आर्ट को किस तरह से प्रमोट करिए ये। तो आज इनसे इनकी जर्नी में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी आसमा इस्माइल भट्ट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आसमा साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट टू हैव यू। 1996 से लेके 2025 इस जर्नी को किस निगाह से देखती हैं? मतलब तवील भी है, अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे। हाउ डू यू सी दिस? ऑब्वियसली बीइंग अ लेडी, आपको पता है कि आप जब किसी भी फील्ड में जाते हो, स्पेशली शोबिस की, एक नाम ही ऐसा है कि बहुत सारे, अब तो खैर हमारी बहुत अच्छी फैमिलीज़ के लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन जब मैंने किया था तब उस वक्त तो एक होता था कि नहीं ये काम नहीं करना और इस फील्ड में नहीं जाना। तो लेकिन आप कैसे आपने मनाया सबको फिर? हाँ, वो मैंने ऐसे मनाया कि मैं तो पहले डट गई कि मैंने ये काम करना। जब मुझे पहला अवार्ड मिला तो मेरी फैमिली के लोग मुझे बताए बगैर उस हॉल में थे, लियाकत हॉल उस वक्त रावलपिंडी में बहुत एक्टिव था। तो हमारे मिनिस्टर साहब थे SK टसलर साहब, सियालकोट से थे, कल्चर मिनिस्टर थे। तो मैंने बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट आर्टिस्ट का पहला अवार्ड मैंने लिया। और जब वो हॉल में बैठे हुए थे तो उन्होंने जब मुझे देखा कि जैसे ही मुझे रिस्पेक्ट दी जा रही है और जिस तरह के ये काम है, तो उन सब ने कहा नहीं ठीक है, कैरी ऑन, तुम करो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हमें ऐसे ही लोगों को सुनने में होता है कि पता नहीं कैसी फील्ड है, लेकिन जहाँ भी कहीं आप जाते हो तो आप तो अपनी जगह खुद बनाते हैं ना, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन देखिए आपको मनाने के लिए पहले एक लेवल पे पहुंचना पड़ा। हाँ एग्जैक्टली। वैसे ऐसे बहुत सारे लोग जब जर्नी अपनी शेयर करते हैं, ये कहते हैं कि पहले एक्सेप्टेंस नहीं होती, लेकिन जब आप किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर फैमिली भी उस तरह एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। एंड देन वो बड़ा प्राउडली आपका काम भी शेयर करे। तो बट कितना ही अच्छा हो कि हमारी बच्चियों को शुरू दिन से जब अपनी जर्नी शुरू करने लगे तभी से ही सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाए। हाँ, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो आपके जहन में होता है ना, अगर आपको उसको करने की परमिशन मिल जाए ना, आप बहुत अच्छा से करते हो। अब किसी की ख्वाहिश होती है, बच्चे की स्टडी कर रहे कि मैं एज ए फोटोग्राफर बनूंगा, तो माँ बाप कहते हैं नहीं इसने डॉक्टर बनना है। वो बेचारा ना डॉक्टर बन सकता है, ना वो अपनी फील्ड को वो चूज कर सकता है ना, तो वो बीच के दरमियान वाले रास्ते में वो बस आपको बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक उनको उनका प्रोफेशन भी और लाइफ जो गुजारना चाहते हैं, तो वो ज़रूर उनकी जो है ना वो राय लेनी चाहिए। मेरा That's very true। अच्छा, एक राय होते हैं नहीं, दौर बदल गया, अब एक्सेप्टेंस है, लोग कहते हैं नहीं करो। मुझे लगता है कि अभी भी सिचुएशन वैसी है, अभी भी हम बच्चों की परवरिश करते हैं वही सोच रहे होते हैं कि अच्छा किस प्रोफेशन में स्कोप है, कहाँ पे ज़्यादा ग्रो कर पाएगा, कहाँ एक्सेल, कहाँ प्रोग्रेस करेगा। अच्छा नहीं बेटा तुम ये करना, या लिटरली मुझे लगता है अभी भी सिचुएशन वैसी ही है। हालांकि अभी बच्चे कहते हैं ना, अच्छा नहीं मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है या मुझे इस तरफ जाना, तो तब भी इंसान कहते हैं नहीं आप ऐसा करो, ये वाली फील्ड देखो, AI का दौर है तो AI देखो। पहले तो ये कहा जाता है एस्ट्रोनॉट तुम कहाँ बन सकते हो, पहले तो डिस्करेज इस पॉइंट से। आपको कभी किसी ने कहा कि तुम कहाँ राइटर बन सकती हो, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकती हो, एक्ट्रेस बन सकती हो? नहीं है सच। मैंने जब ये स्टेप लिया तो मैंने बहुत ही इस वाले स्टेप से लिया कि जब मैं आई इस इंडस्ट्री में, तो जमाल शाह जी का एक प्ले चल रहा था कल के नाम से PTV से। तो मैरियड में हम लोग खाना खाने गए, तो मुझे वहाँ उनसे मुलाकात हुई। तो सजाद किश्वर साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि आप एक्टिंग करोगे? मैंने कहा नहीं, मेरा तो कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्कूल कॉलेज में ज़रूर मैंने प्ले किए हुए हैं। नहीं आप आए। उन्होंने मुझे कैमरे के आगे खड़ा किया ना, जैसे ही 2 लाइनें कहा, बोला कहते नहीं आप तो बड़ी कॉन्फिडेंस में बात कर रही हो, आप कर सकती हो। मैंने वो बड़ी एक टीम के साथ ना, वनीज़ा थी कराची से और जमाल शाह जी थे और मैं थी और लोकल यहाँ के हमारे और भी आर्टिस्ट थे, बड़े सीनियर थे। मैंने पहला स्टेप उनके साथ ही लिया। तो आपका तो आगाज ही बड़ा अच्छा हो गया। हाँ, मुझे ये नहीं हुआ कि मैं पहले यूँ गलियों में फिर रही हूँ, फिर मैंने किसी से कहा और ये वो डायरेक्टली मैं PTV में आई और फिर मैंने यहीं जब देखा सारा माहौल तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट से मैंने डिप्लोमा लिया 3 साल का एज ए डायरेक्टर। माइम में पाकिस्तान की मैं पहली एक्सपर्ट लेडी थी
फिर जब मैंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद फिर हम लोग पूरे पाकिस्तान में मिनिस्ट्री की तरफ से फिर एज ए ट्रेनर मैं गई थी यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों को एजुकेट करने के लिए कि आप बगैर बोले कैसे अपनी बात कन्वे कर सकते हो और कैसे आप एक्ट कर सकते हो। तो बड़ा अच्छा, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं इसको बड़ा इंजॉय करती हूँ। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मेरा PNCA में एक बहुत बड़ा प्ले मैंने किया है सैफुल मलूक पे। ओके। और वो ऐसा एक्सपेरिमेंट था कि मैंने जितना पीछे जो मैंने 29-30 साल में काम किया ना, मैं कहती हूँ कि मैंने अब ये काम किया है। ओके। कि मुझे खुद से मैं इतनी खुश हूँ और मैं इतनी सेटिस्फाई हुई हूँ कि आप यकीन करें कि मैंने लाइव स्टेज के ऊपर मैंने कश्ती बोट जो है ना वो मैंने चला दी थी और उसमें आपको मैंने पूरा माहौल दिया। ऑडियंस में बैठे लोग सब, वो 2-3 लोगों ने मुझे इशारा किया कि ये पानी, मैंने कहा चुप करके देखें बस। कि आप फील कर रहे थे कि आप सामने समंदर और उसमें 2 लोग कश्ती चला रहे हैं। वाह, बस सुन के इतना अच्छा लग रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल जो थिएटर है ना, इसको करने का मजा भी आता है बट मुश्किल बहुत होता है। इसमें मैंने पानी ले आई थी कहीं? नहीं, SMD लगी हुई थी और पीछे मैंने उसको पूरा अपने ऐसे विजुलाइज कर लिया और फिर मैंने पूरी बोट जो है ना, मैंने वो लकड़ी की वो मैंने बनवाई और उसमें 2 करैक्टर, वो सैफुल मलूक और उसका दोस्त मैंने बिठाया। वो परी की तलाश में ना वो जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमता है, वो जजीरा टू जजीरा जाता है। सैफुल मलूक में उसको हाँ फिर एंड में उसको परी मिल जाती है। मिलती है परियां भी। वो जो कहानियां हैं सैफुल मलूक की वो आपने जिंदा है ना, आपकी पॉजिटिव आप लेके कोई भी इरादा लेके घर से निकलते हो तो वो आपको जरूर हासिल होता है। परी का नाम क्या था? बदियु जमाल। परी का नाम था बदियु जमाल। इनको मिल सकती है? नहीं, हाँ, अगर उसी तरह वो जंगलात में गए हैं, वहाँ पे उनको अपची मिले हैं, उनको बंदरों का सामना करना पड़ा, उसने रास्ते में दियो मारे हैं, जिन्नों का सामना किया, वो पूरा मैंने लाइव दिखाया। तो अगर नहीं, आपको सारी चीजों, वो जितने भी दियो और जो कुछ बता रहे हैं सब सामना करने के फिर आपको उनको मार के फिर आप परी के पास पहुंचे। नहीं, मैं मेरा ख्याल आपके घर भी ये शो देखा जा रहा है तो मेरा ख्याल मैं ऐसे आगे बढ़ सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तुमने बाहर भाई खाने के बाद में मैंने क्या, आपने खाने के घर का जिक्र करके उनका मोरल ही डाउन कर दिया कि घर वाले भी देख रहे हैं। अच्छा बना, मैं यहाँ पे परी की तरफ जा रहा था, तुमने गिरा दिया मुझे। ऐसे मैंने कहा आप जरा वो ख्वाबों ख्यालों परियों की दुनिया से निकल के रियलिटी में आए। हकीकत परी अल्हम्दुलिल्लाह है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा खबर की। अच्छा, एक्टर्स भी मयार के अब आपको मिल रहे हैं उसी तरह? बिकॉज जब आप PTV की बात करें उस दौर की, ऑब्वियसली काम बहुत ज़बरदस्त था और अभी जिस तरह से आप डायरेक्टर, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने डायरेक्शन की, जिस तरह अभी भी आप बता रही हैं, तो एक्टर्स उस मयार पे उतर पाते हैं आप? मेरे पास जितनी में मेरी टीम है ना, मैं सबको, हमने फिर ब्रेक के बाद उनको मैंने लंच दिया और मैंने उन सबका शुक्रिया अदा किया कि मैं बड़ी लकी हूँ कि मैं सख्त भी हूँ अपने काम में, बहुत मैं डांटती भी हूँ। तो मैंने कहा आप लोग इतने सीनियर हैं सारे, मुझे आप फॉलो भी कर लेते हैं और मेरे उस मिजाज को आप बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन सबकी एक ही बात थी कि नहीं, जब एक टीम वर्क होता है ना तो फिर हमें मज़ा भी आता है कि अगर आप कुछ कह रही हैं तो वो एक पूरा हमारी सारी टीम की रिस्पेक्ट की बात होती है कि कोई एक भी अगर थोड़ा सा भी वीक गया अपनी परफॉर्मेंस में तो वो सब भी किल हो जाएंगे। तो मेरे डॉल्फिन कम्युनिकेशन के क्रेडिट में ये है कि मैंने दुल्ला भट्टी फर्स्ट टाइम पाको हिंद में मैंने किया है। अरशद चहाल साहब का लिखा हुआ बहुत अच्छा प्ले। पहला मैंने मायने की नुआ का शाह हुसैन माधुलाल का वो मैंने किया है। हीर रांझा अब के दौर का दोबारा लिखवा के वो मैंने किया है। फिर मैं अगर कॉमेडी में आऊँ तो शुगले आजम सबसे पहले वो मैंने किया था। और वो ऐसा मैंने किया कि लाहौर के लोगों ने उसको ऐसी कॉपी करके उसको ख़राब कर दिया। लेकिन आपको पता है कि एक चीज़ बनती है जब उसकी कॉपी की जाती है, बिगाड़ने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने अगर कॉमेडी भी की है तो उसका भी ये मयार सेट किया आपने। और इन्हीं मेरे कामों को देखते हुए साथ हमसाया मुल्क जिनको हमने बड़ी मार दी पिछले दिनों, तो हमने अपने काम में भी उनको दी है। अभी तो हमने जंग की सूरत में उनको लिटा दिया ना, लेकिन जब मैं 2-3 दफ़ा मैं अपना प्ले लेकर गई, दिल्ली में फेस्टिवल था, मुझे उन्होंने बाकायदा बुलाया, हम लोग गए और जब मैंने वहाँ पे परफॉर्म मेरी टीम ने किया तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई एकेडमी है, आप लोग कहाँ से ट्रेंड हुए हुए आर्टिस्ट हैं? हमारा तो ये गढ़ है और हम इसके ऊपर बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम जैसा कोई नहीं है। लेकिन वो भी बस... मैंने कहा नहीं आप कुछ भी नहीं है, हमारे जो लोग हैं वो इतने जुनूनी हैं, हम अपने काम पे लग जाए ना तो हमारा कोई सानी है ही, हमारा टैलेंट पे बिलीव करते हैं, बिल्कुल। अब देखें जब तक हमारे राहत फतेह अली खान का सॉन्ग उनकी मूवी में नहीं होता था,
उनकी फिल्म हिट नहीं होती थी। आतिफ असलम के हाँ जी, songs आतिफ आप असलम को देखें। ले लें। अब जब से इन्होंने गाना नहीं इनको कोई भी फिल्म में किया तो मुझे बताया उनकी कौन सी सुपरहिट फिल्में जा रही कोई हैं। फिल्म आई नहीं रही सामने। गानों के ऊपर ही उनकी फिल्में इतनी होती थी कि वो पहले से ही इतनी वो हो जाती थी फेमस, के पता होता इंतजार होता था कि ये गाना है और ये यार ये हमें फिल्म आ पाकिस्तान रही में है, ये आ रही टैलेंट है। बहुत ज़्यादा है। एट द सेम जी। टाइम बहुत अच्छी बात है कि हमारे जितने आर्टिस्ट हैं वो साथ साथ पाकिस्तान को भी लेकर चलें और पाकिस्तान के लिए अब काम भी करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, आज के कौन से एक्टर्स आपको पसंद हैं, फीमेल एंड मेल एक्टर्स, जो आप डायरेक्टर की नज़र से मैं पूछ रही हूँ ये यहाँ आजकल हमारे पास पिंडी में एक्चुअली ना फीमेल की बहुत कमी है। Okay. थिएटर में जो मैं करती हूँ प्ले ना, हमारा ज़रा होता है कि आर्ट से रिलेटेड होता है, उसमें ठीक हमारी है। प्रॉपर लाइंस बोलनी होती हैं। और हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे हैं, मैं ये किसी को भी नहीं कहूँगी कि वो, लेकिन एज ए डायरेक्टर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखूँ तो मुझे अपने कैरेक्टर के लिए जब भी जो मैं प्ले करती हूँ मुझे लाहौर से लड़की बुलानी पड़ती है। Okay. जो मेन होती है, अभी परी भी मैंने वहीं से बुलाई थी और हीर रांझा के लिए हीर भी वहीं से बुलवाई थी, और दुल्ला भट्टी पहले एक यहाँ लोकल हमारी आर्टिस्ट है उसने किया, फिर मैंने लाहौर में जब किया तो फिर मैंने वहीं से उससे करवाया। Okay. तो आर्टिस्ट सारे बहुत अच्छे हैं, पता आपको काम लेना आना चाहिए। सही बात है। बेसिक ये है कि हर एक के अंदर जिसने भी काम थोड़ा किया है ज़्यादा किया है होता है, डिपेंड करता है कि डायरेक्टर के ऊपर है कि आप काम किस तरह। हमारा एक जूनियर बच्चा है नूर शरारती उसका नाम है, वो जैसे जिसकी भी प्रोडक्शन होती है उसने कोई एक छोटा सा करेक्टर करना होता है, इधर जाना और उधर जाना। मैंने उसको 2-3 प्ले में इतना मेन करेक्टर करवाया है कि मुझसे अब लोग पूछ रहे हैं कि इसने तो कमाल कर दिया। तो वो आगे से कहता नहीं मुझे करवाया इन्होंने। दोनों बातें मैटर करती हैं। देखिए, हाँ। एक उसने खुद उसका शौक था करने का, जी, दूसरा जी। कि डायरेक्टर ये कैसे आप समझते हैं, परखते हैं कि इससे किस तरह से काम लेना है आपने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सही तरह से काम ले ही नहीं पा रहे, उसका पोटेंशियल आप एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे, चैनलाइज नहीं कर रहे, तो दैट मीन्स आप सही काम नहीं कर रहे हैं। तो आपने तो माशाल्लाह देखें, आपको पता है किससे क्या काम लेने हैं। एट द सेम टाइम आपने बात की ना कि अच्छा यहाँ पे आपको आर्टिस्ट में खवातीन की कमी नजर आती है, दैट शोज अ गैप एज वेल, पोटेंशियल, कि अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद नियर बाय जो कि शौक रखती हैं, करना चाहती हैं, तो आपके लिए तो बहुत पोटेंशियल है, बिकॉज बहुत से बड़े प्लेज जिसमें उनको कैरेक्टर के लिए लाहौर से किसी और शहर से बुलाना पड़ता है, तो आपके पास ये पोटेंशियल शहर में मिल जाए तो फिर जरूरत और क्या बात है, आप कर सकते खैर हैं। पूरा पाकिस्तान अपना ये बड़ी अच्छी बात है कि पिंडी इस्लामाबाद नहीं बट कहीं से भी टैलेंट जो ज़बरदस्त हो वो कम्पीट करे और आगे है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप शहर में रहते हुए इफ़ यू कैन कम्पीट, और इसमें सिर्फ ये भी है ना कि जो ख्वाहिश रखते हैं कि मुझे करना है, तो उसके लिए भी पोटेंशियल होता है। अच्छा, थोड़ा सा बताएं कि फिल्म की बहाली के लिए व्हाट डू यू थिंक, क्या स्टेप्स हैं जो कि और लिए जाने चाहिए? फिल्म की बहाली के लिए ये है कि फिल्म देखें ना, अब पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म ही एक तरह से हो गई है ना। अब कराची के लोग कुछ करते हैं जो फिल्म कभी साल में उनकी 1 या 2 आ जाती है, लेकिन जैसे अब सिनेमा जो जितना मॉडर्न कर दिया गया है, फिल्म के एक्चुअली जो व्यूज देखने वाले लोग हैं ना, ऑडियंस जो है वो हमारी मिडिल क्लास थी ज़्यादा, क्योंकि उनके पास इंटरटेनमेंट के पास क्या होता था, यही होता था कि फैमिली को वीकेंड पे ले जाना और हम जाके मूवी दिखा दें। अब वहाँ जो इतने मॉडर्न उन्होंने सिनेमास कर दिए, उनकी टिकट्स देखे कितनी महंगी है। वहाँ पे अगर लेकर जाएंगे बच्चों ने कुछ खाना भी है, आप वहाँ से पॉपकॉर्न लेते हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो वो इतने एक्सपेंसिव हो गए, वहाँ लोगों ने कम जाना शुरू हो गया, फिल्म का वो रेटिंग कम होनी शुरू हो गई। उसके बाद लोगों ने बनानी फिल्में कम कर दी। अगर सिनेमास को वही जो पहले थे उसको भी अगर डिजिटल कर दिया जाए, उनकी टिकट्स के ऊपर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि आपका जो मिडिल क्लास है ना, ज़्यादातर हमारा जो वाइट कॉलर लोग जो हमारे ना, उनके लिए इंटरटेनमेंट के लिए हमारे जो लीड क्लास है वो तो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, वो हॉलीडेज़ के लिए वहाँ चले जाते हैं। वो यहाँ हमारे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चों के साथ, तो उनके लिए हमें अफोर्डेबल सिनेमा करना है। जी जी, तो वो जब तक वो सिनेमा नहीं होगा तो वो फिल्म की बहाली उस तरह नहीं होगी। ज़्यादा सिनेमाज होंगे, ऐसे सिनेमाज होंगे जहाँ टिकट ज़रा कम होगा, तो फिर ज़्यादा लोग आएंगे। जब ज़्यादा लोग आएंगे तो आपकी फिल्म की बहाली इसी तरह से होगी, ज़्यादा फिल्म्स बनेंगी, ज़्यादा काम मिलेगा, और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। आसमा ज़रा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। और जिस तरह से आप माशाल्लाह काम कर रही हैं, एक नए लेवल पे माशाल्लाह आप पहुंचा रही हैं, बहुत से लोगों को काम दे रही हैं और बहुत से लोगों को निखार रही हैं, बहुत से लोगों को नई पहचान दे रही हैं माशाल्लाह। सबसे अच्छी बात पाकिस्तान के टैलेंट की जो बात की है, और पाकिस्तान में तो शोएब बहुत टैलेंट है। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर आपको लगता है कि आप टैलेंटेड हैं, सो एक कंपटीशन जो कि आप देख भी रहे होंगे कि हम पीटीवी पे बार बार इसको नशर भी करें, हमने कहा अपने प्लेटफॉर्म से आपको बताएं भी, अगर आप इनाम हासिल करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपकी आवाज़ों से आती है आज़ादी की महक, यानी आपके स्वर बड़े पक्के हैं और आपको लगता है कि आप बड़ा अच्छा मिली नगमा गा सकते हैं,
सबसे मेरे नगमे कि आपने कि वीडियो बनानी है और वीडियो आपने हमें भेज देनी है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी भेज सकते हैं, वहाँ पर किस तरीके से आपने उसको अपलोड करना है, गूगल ड्राइव का लिंक या फॉर दैट मैटर वी ट्रांसफर लिंक, जो भी आप जिस तरीके से भेजना चाहते हैं प्रोसेस है